उसके साथ ही श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का समर्थन प्रारंभ किया और उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज्य द्वारा व्यापार, वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना तथा बेकारी और बीमा योजना को अपनाया जाना बेकारी और बीमारी बीमा योजना को अपनाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो उदारवादी इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए या राज्य एक तरीके से पूरी तरह से उसका संकुचित तरीके से वो कार्य करना चाहिए उसको, तो लेकिन उसके साथ ही उसके राज्य के बदलते हुए परिवेश में उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्य क्षेत्र में क्रमिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया और उदारवादी विचारधारा का यह नवीन रूप टी.एच. ग्रीन के साथ प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड का उदारवादी दल आज भी उदारवाद के इसी रूप में विश्वास करता है। उदारवाद का यह नवीन स्वरूप हम कहेंगे कि यह पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद के अधिक निकट है, या जिसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बहुत आसपास हमको ये दिखाई देता है। अब हम देखें कि टी.एच. ग्रीन के बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं और उसके अलावा जे.एस. मिल की भी बात करेंगे। तो टी.एच. ग्रीन ने ये कहा कि ग्रीन को हम ये कह सकते हैं कि यह जनतंत्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक है। उसके द्वारा राज्य के हस्तक्षेप के बल देने वाले परंपरागत उदारवाद और राज्य को दैवीय स्तर प्रदान करने वाले हेगलवादी आदर्शवाद दोनों को ही अस्वीकार किया गया। और उसने ये कहा कि औद्योगिक क्रांति से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसके अनुसार उदारवाद को परिवर्तित किया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवादी इस दृष्टि से है कि उसने राज्य को न तो कभी एक साध्य बिल्कुल भी नहीं माना है। ग्रीन के मतानुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है और राज्य में रहने वाले पर संपूर्ण व्यक्तियों का नैतिक विकास राज्य के अंतर्गत ही हो सकता है। ग्रीन बार बार इस बात पर बल देता है कि संस्थाओं का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए होता है, व्यक्तियों का अस्तित्व संस्थाओं के लिए नहीं। ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा भी हीगल से भिन्न है और उसके अंतर्गत व्यक्ति के विकास को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता का विरोध कर सकता है और ग्रीन का यह विचार उदारवादी अवधारणा के अनुरूप ही है। इस प्रकार से ग्रीन एक उदारवादी है, लेकिन वैसा वह परंपरागत उदारवादी विचारक नहीं है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसके प्रत्येक पक्ष का हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के साथ साथ उसे एक नैतिक संगठन भी मानता है। परंपरागत उदारवादियों मिल आदि का विचार है कि राज्य का कार्य केवल रक्षा करना है, लेकिन ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करवाना है। राज्य यद्यपि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उसके द्वारा नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करके उसके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अज्ञान, शराबखोरी, भिखमंगापन आदि बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करें और समस्त जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें। ग्रीन ने राज्य के द्वारा सजीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की बात कही है और उसका जो कहना है कि द फंक्शन ऑफ स्टेट टू हिंडर द हिंड्रेंसेस, यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के सजीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करे। और इन आधार पर ये कहा जा सकता है कि उसे 20वीं शताब्दी के जन कल्याणकारी राज्य की नींव डाली। उसने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया। ग्रीन की उपलब्धि यह है कि उसने उदारवाद को एक नया विश्वास प्रदान किया, बदलती हुई परिस्थितियों में उसे जनहित और जनतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल बनाया। उदारवाद को यह नवीन रूप प्रदान कर ग्रीन ने सर्वाधिकारवाद से उसकी रक्षा करने का प्रयास किया है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो जे.एस. मिल है उसने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है और जे.एस. मिल की उसने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इसके अलावा प्रतिनिधियात्मक शासन का जो विचार दिया है और ये कहा है कि राजनीति सामान्य हित का विषय है और स्वतंत्रता के संबंध में उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। और जॉन लॉक ने, इसके अलावा जॉन लॉक को भी देखें हम तो जॉन लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया, शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन किया है और उसमें धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत दिया। व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार जॉन लॉक की एक महत्वपूर्ण देन
मानी जा सकती है। अब जब हम उदारवाद की जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उदारवाद की जब हम आलोचना